हेलो फ्रेंड्स, एनके ऑनलाइन लर्निंग में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय गुप्ता और आप देख रहे हैं सी लैंग्वेज वीडियो सीरीज। अब हम डिस्कस करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स में जो हम सिंबल यूज करते हैं वो है प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, डिवाइड इक्वल्स टू, मॉड्यूलस इक्वल्स टू, and then equals to. So these all are assignment operators. So first let's understand what assignment means. So assignment का मतलब होता है कि राइट हैंड साइड की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में असाइन करना। फॉर एग्जाम्पल एक स्टेटमेंट मैंने लिखा a इक्वल्स टू बी, तो b की वैल्यू को हम किस में असाइन करेंगे, a में। तो यहां पर जो ऑपरेटर मैंने यूज किया है इट विल बी नोन एज असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये ऑपरेटर राइट हैंड साइड पर जो वेरिएबल या एक्सप्रेशन होगा उसकी वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में असाइन करेगा। अब इस सिंगल इक्वल्स टू ऑपरेटर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो आपको ध्यान रखनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा a इक्वल्स टू बी, सो दिस इज करेक्ट। अगर मैं लिखता हूं a इक्वल्स टू बी प्लस सी, इट इज ऑल्सो करेक्ट। अगर मैं लिखता हूं a इक्वल्स टू 5, इट इज ऑल्सो करेक्ट। सो ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बिकॉज राइट हैंड साइड पर कुछ ना कुछ वैल्यू जनरेट होकर a वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। तो यहां पर जो मैंने a यूज किया है दिस इज वेरिएबल, और राइट हैंड साइड में वेरिएबल, देन एक्सप्रेशन, देन कांस्टेंट, तीनों को यूज किया। अब अगर मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूं 5 इक्वल्स टू a, तो ये इनवैलिड स्टेटमेंट होगा। क्यों? क्योंकि हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को किसी कांस्टेंट में असाइन नहीं कर सकते। और अगर हम लिखते हैं a प्लस बी इक्वल्स टू सी, तो ये भी इनवैलिड स्टेटमेंट होगा क्योंकि हम किसी वेरिएबल की वैल्यू को किसी भी एक्सप्रेशन में असाइन नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी एक्सप्रेशन का फाइनल आउटकम होता है कांस्टेंट। सो ये तीनों स्टेटमेंट वैलिड होंगे, बट नीचे जो दोनों स्टेटमेंट लिखे हैं वो दोनों इनवैलिड है। तो जब भी आप सिंगल इक्वल्स टू ऑपरेटर यूज करें तो हमेशा ध्यान रखें लेफ्ट हैंड साइड पर आप सिर्फ वेरिएबल यूज करें और राइट हैंड साइड पर वेरिएबल, कांस्टेंट और एक्सप्रेशन तीनों को यूज कर सकते हैं। अब सिंगल इक्वल्स टू ऑपरेटर के बाद अपने पास ये सिंबल्स और अवेलेबल है, प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू। तो अब इनका एग्जांपल देखते हैं। तो अगर एक स्टेटमेंट मैंने लिखा a इक्वल्स टू a प्लस बी, ठीक है, यहां पर राइट हैंड साइड पर भी a अवेलेबल है और लेफ्ट हैंड साइड पर भी a अवेलेबल है। किसके राइट और लेफ्ट में? इस इक्वल्स टू साइन के। तो अगर हम इस स्टेटमेंट को इस तरह से लिखते हैं a प्लस बी इक्वल्स टू बी, तो इट मींस हम a को b से ऐड करेंगे और उसका रिजल्ट भी किस में असाइन करेंगे? a वेरिएबल में। तो अगर इस तरह का कोई स्टेटमेंट आपके पास अवेलेबल है तो आप उसको इस शॉर्ट हैंड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर एक स्टेटमेंट है a इक्वल्स टू a माइनस 5, सो इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू a माइनस इक्वल्स टू 5। तो कभी कभी आप कोड स्निपेट्स में देखेंगे कि ये जो स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं इनको हम कंप्लीट ना लिखकर शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, जिसका कि मीनिंग जो ऊपर स्टेटमेंट लिखा हुआ है वही होता है। सो सिमिलरली आप मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, डिवाइड इक्वल्स टू एंड मॉड्यूलस इक्वल्स टू को भी यूज कर सकते हैं। सो अगर हम ये लिखते हैं a इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई b, सो वी कैन राइट a मल्टीप्लाई इक्वल्स टू b। सो इस तरीके से आप असाइनमेंट ऑपरेटर्स को डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशंस को इवेल्युएट करने के लिए यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के लिए हम दो सिंबल यूज करेंगे, प्लस प्लस, माइनस माइनस। जो कि प्लस प्लस मैंने यूनरी ऑपरेटर के एग्जांपल में यूज किया था, तब आप उसको डिटेल में समझ पाएंगे। तो पहले इनका डिस्क्रिप्शन, इट इंक्रीजेस और decreases value of variable by 1। तो आपको यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि हमेशा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स को सिर्फ वेरिएबल पर ही यूज़ कर सकते हैं, कॉन्स्टेंट्स पर आप इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे।
तो अगर आपके पास कांस्टेंट वैल्यू अवेलेबल है और आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज़ करेंगे तो वो आपको एक एरर प्रोवाइड करेगा। तो एग्जांपल के लिए हम इसको लिख सकते हैं a प्लस प्लस, जो कि वैलिड होगा। अगर आपने लिखा 5 प्लस प्लस, ये हो जाएगा इनवैलिड। अब इसका रीज़न भी समझना है कि ये ऐसा क्यों होता है। तो अगर हम a प्लस प्लस लिखते हैं तो ये इस तरीके से एवेलुएट होता है कि a में जो वैल्यू थी उसमें +1 होगा और वो a में ही असाइन हो जाएगा। बट अगर हम 5 प्लस प्लस लिखते हैं तो ये इस तरीके से कन्वर्ट होगा। तो 5 प्लस 1 को अगर हम 5 में असाइन करते हैं तो क्या हम 5 में 6 असाइन कर सकते हैं? नहीं। तो इसलिए ये वैलिड होगा और ये इनवैलिड। तो हमेशा ध्यान रखें, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को वेरिएबल के साथ ही यूज़ करना है, कॉन्स्टेंट्स के साथ हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। अब जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स होते हैं इनको दो कैटेगरीज में यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्री इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ठीक है, और उसके बाद आएगा पोस्ट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा कि प्लस प्लस और माइनस माइनस कैसे यूज किया जाता है एज प्री और पोस्ट। तो सबसे पहले मैं दो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, ए और बी। ए में वैल्यू है 5 और बी में अभी कुछ भी नहीं है। तो अब हम प्री इंक्रीमेंट यूज करते हैं। तो अगर मैंने लिखा b इक्वल्स टू प्लस प्लस ए, तो अगर हम प्लस प्लस को a के पहले यूज करते हैं तो वो बन जाएगा प्री इंक्रीमेंट, ठीक है। तो a में क्या है 5, तो प्री इंक्रीमेंट का मतलब है पहले इंक्रीज करना एंड देन असाइन। तो हम एक कमेंट लिख सकते हैं, फर्स्ट इंक्रीज देन असाइन। तो a है 5, तो इट विल बिकम 6 एंड देन 6 विल बी असाइंड इनटू b। तो अगर हम यहाँ लिखें प्रिंट एफ %d कॉमा %d a b, ठीक है। अब अगर इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो इसका रिजल्ट क्या होगा 6,6, क्योंकि a 6 हो चुका है और फिर वो b में असाइन हुआ, तो दोनों का रिजल्ट आ जाएगा 6 6। इसी के कंटिन्यूएशन में अगर हम लिखते हैं b इक्वल्स टू माइनस माइनस ए, तो प्रिंटफ के टाइम पर a क्या हो चुका है 6, उसी को यूज करते हैं और माइनस माइनस ए लिखा, तो अगेन फर्स्ट डिक्रीज एंड देन असाइन। तो a फिर से हो जाएगा 5 और b में भी क्या असाइन हो जाएगा 5। तो अगर हमने फिर से प्रिंटफ यूज किया और a और b को प्रिंट किया तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा 5 5। तो हमने 5 को पहले 6 बनाया, 6 को b में असाइन किया तो आउटपुट 6 6 मिला। फिर 6 को हमने माइनस किया, यहाँ पर 5 हुआ a, 5 b में असाइन हुआ और हमें फाइनली रिजल्ट क्या मिला 5,5, ठीक है। तो इस तरीके से हमने प्री इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को यूज किया। अब हम बात करते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की। तो सेम एग्जांपल हम यहाँ पर यूज करेंगे, इंट a इक्वल्स टू 5 एंड b। अगर हमने लिखा b इक्वल्स टू a प्लस प्लस, तो आप नोटिस करेंगे यहाँ प्लस प्लस a के पहले यूज किया था इसलिए वो प्री इंक्रीमेंट था। अभी प्लस प्लस हमने a के बाद में यूज किया इसलिए पोस्ट इंक्रीमेंट होगा। तो अगर यहाँ कमेंट लिखें तो ये बोलता है फर्स्ट असाइन देन इंक्रीज। तो इसका मतलब क्या हुआ, a पहले अपनी वैल्यू b में असाइन करेगा फिर वो खुद को इंक्रीज करेगा। तो अगर हमने लिखा printf %d कॉमा %d a कॉमा b, तो a में है 5, तो a अपनी वैल्यू पहले b को असाइन करेगा तो b प्रिंट करेगा 5, फिर a प्लस प्लस हो जाएगा तो a की वैल्यू क्या हो गई 6। तो इसको फिर से समझते हैं, a में 5 था तो a ने अपनी वैल्यू एज इट इज b को असाइन की तो b ने प्रिंट किया 5। आफ्टर असाइनमेंट a अपने आप को इंक्रीज करेगा तो a की वैल्यू 5 से क्या हो जाएगी 6, तो ये 6 प्रिंट करेगा। अब हम देखते हैं b इक्वल्स टू a माइनस माइनस। तो अब देखिए इस स्टेटमेंट के बाद a है 6 और b है 5, तो अब ये बोलता है a माइनस माइनस,
की करंट वैल्यू क्या है 6, उसको एज इट इज बी में असाइन करना है, तो बी हो जाएगा 6, और फिर ए अपने आप को डिक्रीज करेगा, तो ए में क्या रह जाएगा 5। तो अगर हम इसको प्रिंट करते हैं, तो ए में है 5 और बी है 6, तो इस तरीके से ये प्रिंट होगा। तो प्री इंक्रीमेंट में प्लस प्लस माइनस माइनस वेरिएबल के पहले यूज करते हैं और वो पहले इवेलुएट होकर फिर असाइन होते हैं। पोस्ट इंक्रीमेंट में प्लस प्लस माइनस माइनस वेरिएबल के बाद में यूज करते हैं, पहले वो अपनी वैल्यू को असाइन करते हैं एंड देन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर में हम दो सिंबल यूज करेंगे, क्वेश्चन मार्क एंड कोलन, और इस ऑपरेटर को हम टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो टर्नरी ऑपरेटर का मतलब होता है जिसमें दो ऑपरेटर्स और 3 वेरिएबल्स। तो पहले इसका सिंटेक्स देखते हैं, फिर चेक करेंगे कि उसमें कितने ऑपरेटर्स और कितने वेरिएबल्स अवेलेबल हैं। सो एक्सप्रेशन 1, क्वेश्चन मार्क, एक्सप्रेशन 2, कोलन, एंड देन एक्सप्रेशन 3। अगर इस कंप्लीट स्टेटमेंट को हम देखें तो एक्सप्रेशन 1 फर्स्ट ऑपरेंड, और यू कैन से एक्सप्रेशन, देन एक्सप्रेशन 2 सेकेंड एंड एक्सप्रेशन 3 थर्ड। तो हम इसको बोल सकते हैं ऑपरेंड 1, ऑपरेंड 2 एंड ऑपरेंड 3, एंड क्वेश्चन मार्क एंड कोलन, these are ऑपरेटर्स। अब एक्सप्रेशन 1, 2, 3 का मीनिंग क्या होगा वो देखते हैं। तो जो एक्सप्रेशन 1 हमने लिखा ये हमेशा एक कंडीशन होगा, एक्सप्रेशन 2 हमेशा ट्रू को डिनोट करेगा, और एक्सप्रेशन 3 हमेशा फॉल्स पार्ट को डिनोट करेगा। इट मींस आपको एक्सप्रेशन 1 में कोई कंडीशन फ्रेम करना होगा जिसका रिजल्ट या तो ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स। तो इस सिंटेक्स को आप एक एग्जांपल से रिलेट करते हैं जिससे आपको ये अच्छे से क्लियर होगा। सो सपोज हमें दो वेरिएबल्स में से मैक्सिमम वैल्यू आइडेंटिफाई करना है, तो अपने पास में दो इंटीजर वेरिएबल्स अवेलेबल हैं a एंड b, a5 b2। तो एक्सप्रेशन जो हम लिखेंगे वो कुछ इस तरीके से होगा, a ग्रेटर देन b, क्वेश्चन मार्क, प्रिंट f, a is maximum, then colon, print f, b is maximum। तो अब यहां देखेंगे कि हमने एक ऑपरेटर यूज किया क्वेश्चन मार्क, हमने दूसरा ऑपरेटर यूज किया कोलन, एंड 3 एक्सप्रेशंस हमने यूज किए। दिस इज एक्सप्रेशन 1, दिस इज एक्सप्रेशन 2, and this is expression number 3. So expression 1 is condition which is a greater than b. If this condition is true, then control will be transferred to expression number 2 which denotes true part. तो अगर first condition true है तो ये print होगा, अगर condition false है तो ये print हो जाएगा। तो अपने केस में a5 b2 it means condition true है, तो आउटपुट स्क्रीन पर क्या प्रिंट हो जाएगा, a is maximum। तो इस तरीके से हम कंडीशनल ऑपरेटर्स को यूज करते हैं। इसका एक और सिंपल से एग्जांपल देखते हैं। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हमने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया c, और ये हमने लिखा सो a ग्रेटर देन b, एक्सप्रेशन 1। अगर ये ट्रू होता है तो a c में असाइन हो जाएगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो b किस में असाइन हो जाएगा, C में असाइन होगा। तो अगर हम चेक करें अभी करंट वैल्यू A5 B2, तो कंडीशन ट्रू है, इट मींस A अभी किस में असाइन हो जाएगा, C वेरिएबल में। और अगले स्टेटमेंट में आप लिख सकते हैं मैक्स इक्वल्स टू %d एंड C। तो C में जो भी वैल्यू स्टोर होगा A या फिर B, वो इस printf के थ्रू आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरीके से कंडीशनल ऑपरेटर्स को
किसी भी कंडीशन को चेक करने के बाद उसका रिजल्ट ट्रू और फॉल्स के केस में प्रिंट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स। सो बिटवाइज ऑपरेटर्स में सबसे पहले सिंबल कॉम्प्लीमेंट, देन लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, एंड, or XOR. So this is complement, this is left shift, this is right shift, this is bitwise OR, sorry, this is bitwise AND, this is bitwise OR, and it is bitwise XOR. तो बिटवाइज ऑपरेटर्स में ये 6 सिंबल्स हम यूज करते हैं और एक एक सिंबल का यूज अभी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस सिंबल का यूज आपको बताऊंगा। तो अगर हम इस सिंबल की बात करें जो कि कॉम्प्लीमेंट को डिनोट करता है, तो सपोज अपने पास एक वेरिएबल है a और उसमें मैंने एक बाइनरी वैल्यू स्टोर किया। सो दिस इज बाइनरी वैल्यू, और एग्जाम्पल के लिए मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। हो सकता है कि a वेरिएबल में कोई डेसिमल हो जिसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना हो, तो हम किसी भी वेरिएबल में डायरेक्टली बाइनरी वैल्यू को यूज कर रहे हैं, क्योंकि बिटवाइज ऑपरेटर हमेशा किस पर काम करते हैं? बाइनरी वैल्यूज पर। सो अगर मैं लिखता हूं b इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ a, तो इट मींस a में ये वैल्यू अवेलेबल था, अब हमें उसका कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना है। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जो भी 1 है वो 0 बन जाएगा और जो 0 है वो 1। सो इसका रिजल्ट होगा ये, और ये रिजल्ट किस में स्टोर हो जाएगा? b वेरिएबल में। तो किसी भी बाइनरी वैल्यू का कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करने के लिए हम इस ऑपरेटर को यूज करते हैं, और ये ऑपरेटर यूनरी ऑपरेटर होता है क्योंकि इसके लिए एक ही वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होती है और ये कन्वर्ट करके रिजल्ट किसी दूसरे वेरिएबल में स्टोर कर देगा। तो इस तरीके से हमने कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर को डिस्कस किया। नेक्स्ट हम यूज करेंगे लेफ्ट शिफ्ट। तो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर की अगर हम बात करें तो अपने पास अगेन एक वैल्यू अवेलेबल है जो कि a वेरिएबल में है, और फिर मैंने लिखा a लेफ्ट शिफ्ट 2। इट मींस हमने बोला कि a वेरिएबल में जो बाइनरी नंबर अवेलेबल है उसको कितना शिफ्ट कर दें? 2। तो ये 2 बिट्स रिमूव करेगा और राइट हैंड साइड पर 2 नए 0 ऐड कर देगा। तो इन दोनों बिट्स को रिमूव करते हैं तो अपने पास में वैल्यू बनता है 000101, और राइट हैंड साइड में 2 नए 0 हमें इंसर्ट करने हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी हम शिफ्ट करेंगे तो शिफ्टिंग के टाइम पर 1 या 0 में से कुछ भी अवेलेबल हो सकता है, वो रिमूव होगा, बट राइट हैंड साइड पर हमेशा क्या इंसर्ट होंगे? जीरोस। तो अगर आपने लेट से किसी भी नंबर को 3 टाइम शिफ्ट किया लेफ्ट शिफ्ट, तो 3 बिट्स रिमूव हो जाएंगे और राइट हैंड साइड पर 3 जीरोस इंसर्ट हो जाएंगे। ठीक है। अब सिमिलर टू लेफ्ट शिफ्ट अगर हम राइट शिफ्ट की बात करें तो राइट शिफ्ट में राइट हैंड साइड से बिट्स रिमूव होंगे और नए जीरोस लेफ्ट हैंड साइड पर इंसर्ट हो जाएंगे। तो अगर सेम नंबर को हम यूज करें फॉर राइट शिफ्ट, सो ये 2 बिट्स रिमूव हो जाएंगे, सो नंबर विल बी 101101, और लेफ्ट हैंड साइड पर 2 नए जीरोस एज बिट इंसर्ट हो जाते हैं। सो लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट बहुत ही सिंपल है, जो बिट्स को मूव करने के काम में आते हैं, जिसकी वजह से ओरिजिनल जो नंबर था वो चेंज हो जाता है और एक नया नंबर आपको मिल जाता है। और आपने देखा होगा कि अभी तक जितने भी एग्जांपल्स हमने देखे सारे के सारे बिट्स पर काम कर रहे हैं, दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज बिटवाइज ऑपरेटर्स। अब बात करते हैं बिटवाइज एंड। तो बिटवाइज एंड के लिए हमें 2 बाइनरी वैल्यूज की रिक्वायरमेंट होगी। तो फॉर एग्जाम्पल ये मैंने कुछ बिट्स दोनों वेरिएबल्स में स्टोर किए और मैंने अप्लाई किया c इक्वल्स टू a एंड b। तो इट मींस a जो की है, b जो की है। तो एंड कहता है कि जहां भी दोनों 1 मिलेंगे उसका रिजल्ट 1 होगा, जहां दोनों 1 के अलावा कुछ भी मिलता है तो उसका रिजल्ट 0 होगा। तो ये 1 होगा, 0 1 0 0 1।
सो फाइनली ये रिजल्ट किस में स्टोर हो जाएगा, सी वेरिएबल में। तो दो नंबर्स पर अगर एंड बिटवाइज एंड अप्लाई करते हैं तो 1 1 का रिजल्ट 1 होगा, एंड उसके अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन चाहे वो 0 0 है, 0 1 है या 1 0 है, उसका रिजल्ट 0 ही होगा। फिर हम बात करेंगे बिटवाइज और। तो सेम एग्जांपल को अगर हम बिटवाइज और पर अप्लाई करें तो बिटवाइज और कहता है कि अगर दोनों 0 हैं तो ही रिजल्ट 0 आएगा, अदरवाइज 1 होगा। तो उस केस में ये रिजल्ट आएगा और ये किस में असाइन हो जाएगा, सी वेरिएबल में। तो आपने देखा कि सिर्फ 2 जीरोस हैं कंटिन्यूसली तो 0 आया, अदरवाइज हर कॉम्बिनेशन का रिजल्ट 1 की फॉर्म में अवेलेबल है। सो इट इज बिटवाइज और। अब लास्ट हम बात करते हैं बिटवाइज एक्सऑर। तो एक्सऑर बोलता है कि अगर सेम बिट्स हैं तो 0, डिफरेंट बिट्स हैं तो 1। तो इसका ये रिजल्ट सी वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। सो दिस वे वी डिस्कस्ड ऑल 6 बिटवाइज ऑपरेटर्स। तो कॉम्प्लीमेंट 0 को 1 और 1 को 0 में कन्वर्ट करेगा, लेफ्ट शिफ्ट लेफ्ट से बिट्स रिमूव करके राइट में 0 इंसर्ट करता है, राइट शिफ्ट राइट से बिट्स रिमूव करके लेफ्ट में 0 इंसर्ट करेगा, एंड जहां 1 मिलेंगे वहां 1 अदरवाइज 0, और जहां दोनों 0 होंगे तो 0 अदरवाइज 1, और एक्सऑर सिमिलर पर 0 और डिफरेंट पर 1, और जो भी कॉम्बिनेशन बनेगा उसको किसी दूसरे वेरिएबल में स्टोर करते हैं। सो इस तरीके से 6 के 6 ऑपरेटर्स बिट्स पर वर्क करते हैं, इसीलिए हम इनको बोलते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स। ऑपरेटर में एक और कैटेगरी होता है दैट इज नोन एज स्पेशल ऑपरेटर। तो स्पेशल ऑपरेटर में जो ऑपरेटर्स हम यूज करते हैं वो बेसिकली पॉइंटर से भी रिलेटेड हो सकता है, वो स्ट्रक्चर से भी रिलेटेड हो सकता है। तो कुछ एग्जांपल्स होते हैं जो स्पेशल ऑपरेटर की कैटेगरी में आते हैं, तो उनको देखते हैं। तो उसमें सबसे पहला है कॉमा ऑपरेटर, और उसके लिए सिंबल यूज करते हैं कॉमा। तो कहीं भी वेरिएबल्स को सेपरेट करना है या इंस्ट्रक्शंस को सेपरेट करना है तो हम कॉमा ऑपरेटर को यूज करते हैं। तो ये बेसिकली कोई कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं करता, इसलिए हम इसको अलग से स्पेशल ऑपरेटर की कैटेगरी में मेंशन कर रहे हैं। सेकेंड वन इज साइज ऑफ। सो साइज ऑफ ऑपरेटर बेसिकली किसी भी डेटा टाइप का साइज कैलकुलेट करने के काम में आता है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा a इक्वल्स टू साइज ऑफ फ्लोट। तो फ्लोट वेरिएबल को या फ्लोट टाइप वेरिएबल को, और यू कैन से फ्लोट डेटा टाइप को कितनी मेमोरी अलोकेट होनी है वो आइडेंटिफिकेशन कौन करेगा, साइज ऑफ। और उसकी वैल्यू किसमें स्टोर हो जाएगी, a वेरिएबल में, जिसको कि आप प्रिंटफ के थ्रू स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा सकते हैं। देन थर्ड इज पॉइंटर से रिलेटेड ऑपरेटर्स। सो उसमें हम 2 सिंबल यूज करते हैं, एस्टरिस्क और एम्परसेंड। सो एस्टरिस्क बेसिकली डीरेफरेंसिंग के काम आता है, और एम्परसेंड जो हम यूज करते हैं वो बेसिकली एड्रेस ऑफ को डिनोट करता है। ठीक है, तो जब भी किसी भी पॉइंटर के थ्रू आपको एक पर्टिकुलर लोकेशन की वैल्यू रिट्रीव करनी है तो आप उसको डी रेफरेंस करते हैं, और अगर पॉइंटर में किसी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करना है तो आप यूज करेंगे एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। तो ये दोनों ऑपरेटर्स पॉइंटर से रिलेटेड है, इसीलिए हमने इनको स्पेशल ऑपरेटर की कैटेगरी में मेंशन किया है। और इनको डिटेल में पढ़ने के लिए जो पॉइंटर टॉपिक से रिलेटेड वीडियो उसको आप देखोगे तो आपको दोनों ऑपरेटर्स की जो वर्किंग है वो विद एग्जांपल समझाई गई है। देन फोर्थ वन इज स्ट्रक्चर। सो ये लास्ट है जो स्पेशल ऑपरेटर की कैटेगरी में आता है, और इसमें भी 2 सिंबल्स होते हैं, डॉट और एरो। ठीक है, तो अगर स्ट्रक्चर के मेंबर्स को किसी वेरिएबल के थ्रू एक्सेस करना है तो डॉट, और पॉइंटर के थ्रू एक्सेस करना है तो एरो यूज करते हैं। तो इन दोनों का यूज आपको अभी इतना डिटेल में समझ में नहीं आएगा, तो आपको उसके लिए क्या करना होगा, स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो वीडियो उसको डिटेल में देखना होगा। तो उसमें ये बताया कि वेरिएबल से एक्सेस करेंगे तो डॉट कैसे यूज करना है, और स्ट्रक्चर का पॉइंटर बनाया तो एरो नोटेशन हम कैसे यूज करेंगे, और एरो को डिजाइन करने के लिए माइनस और ग्रेटर देन साइन आपको यूज करना होगा।